तो गोरखपुर के जिला बस्ती में एक गांव पड़ता है हमीरपुर, जिसमें एक अस्पताल होता है और उस अस्पताल में एक युवक को लाया जाता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक होती है। तो उसके साथ जो है 2 बंदे और थे जो कि उसे लेके आए थे और उसे होश भी नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पे नहीं पड़ा हूँ। इतनी चोट उसको आई थी, गुम चोट भी आई थी और उसको खुली चोट भी उसके काफ़ी लगी थी। उसका खून भी बहुत बह चुका था और मान लो जैसे था जैसे लास्ट स्टेज पे वो बंदा था जिसका नाम मोनू होता है। तो आइए इस कहानी में इसके साथ क्या घटना हुई थी बारीकी से हम आपको समझाते हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए जानते हैं कहानी किस तरीके से होने वाली है। तो ये गोरखपुर का जो जिला बस्ती है जिसमें एक अस्पताल होता है, उस अस्पताल में जो गोरख नाम के शख्स को लाया जाता है वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है दोस्तों। और वो उसे ये भी होश भी नहीं होता है। उसे 2 बंदे लेकर आते हैं, वो लिटा देते हैं और इमरजेंसी में उसे ले जाया जाता है। तो जब इमरजेंसी में ले जाया जाता है तो मैडम को बुलाया जाता है। जब मैडम वहाँ पर जो लेडी डॉक्टर होती है वहाँ पर आती हैं जिनका नाम कविता होता है, वो वहाँ पर देखती है और देख के सन्न रह जाती हैं। उनकी आंखों के नीचे जमीन खिसक जाती है। तो उनके आंखों के जैसी उसे देखती हैं वो उनकी आंखों के नीचे जमीन खिसक जाती है। देखती हैं कि ये क्या है। तो ये माजरा क्या है, ये कोई और नहीं है, जो 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी वही इनका पति है। तो कविता कहती है कि इन्हें क्या हुआ है, तो वो साथ वाले बंदों से इतनी पूछताछ करती है कि इनके साथ क्या हुआ है। तो साथ वाले बंदे कहते हैं ये ड्रिंक किए हुए थे और बाइक से इन्हें कोई एक्सीडेंट करके चला गया है और ये रोड पे पड़े थे और हम इन्हें भर्ती करने के लिए अस्पताल में यहाँ पे लिया है जिससे इनकी जान की रक्षा हो सके। तो उनका उपचार तुरंत जो है ऑर्डर देती है। इनको उपचार के लिए एडमिशन सेल में उन्हें ले जाया जाता है। तो मैडम जो है काफ़ी दिल से एक पेशेंट का इलाज जैसे करना चाहिए वो करती हैं काफ़ी मन से। और उनके दिमाग में एक ख्वाब चलता है, ये तो अच्छे खासे परिवार के घर से थे, मुझे डिवोर्स दिया था दहेज के चक्कर में, तो ये इस स्थिति में कैसे यहाँ पे ये इनकी स्थिति जो है हो चुकी है। तो वो सोचती हैं पूरा माजरा इन्हीं से ही पता लगेगा मुझे, पहले मैं इनका उपचार करती हूँ, उपचार के बाद जब इन्हें होश आएगा तो मैं पूछूंगी इनसे कि इनके साथ क्या घटना हुई थी। तो कविता पूरे मन से जो है इलाज करती हैं। इलाज करने के बाद 3 दिन के बाद होश में जो आता है, जब जैसे ही होश में आता है तो देखता है कि जो डॉक्टर है वो कोई और नहीं, उसके 7 साल पहले जो तलाक दे दिया था वो कोई और नहीं कविता ही है, जो कि उसके पिताजी ने और मम डैड ने दहेज के चक्कर में ताना दे देकर उसे डिवोर्स दे दिया था और एक नई शादी के लिए बोलते थे कि तेरी नई शादी कराएंगे, गाड़ी भी मिलेगी और कैश भी मिलेगा। तो कविता को ताने दे देकर जो उन्होंने डिवोर्स ले लिया। कविता नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी व्यतीत करूं जो मुझे चाहता ही नहीं। तो उन्होंने कह दिया अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, और फाइनली उनका डिवोर्स 7 साल पहले हो गया। कविता अच्छी घर से थी, होनहार थी, बहुत ही सुंदर थी, चरित्र भी साफ था उनका, पढ़ी लिखी अच्छी थी। तो उन्होंने डिवोर्स के बाद जो है पढ़ाई जो प्रिपरेशन जो जारी कर दिया था। बी फार्मा उन्होंने कर लिया था। बी फार्मा के बाद उन्होंने फिर उनके पिताजी ने उन्हें सपोर्ट किया डॉक्टर बनने में। फिर जीएनएमबी की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की। फिर उनका जो चयन एक तो पहले छोटे अस्पताल में उन्हें एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, फिर बड़े अस्पताल में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसी अस्पताल का वाकया है जिसमें कि इनका पति आया हुआ था। वो उपचार करती है, होश आया तो देखा है कि सामने मेरी पत्नी है, वही जिसे मैंने 7 साल पहले ठोकर मारकर भगाया था, वही आज मेरी जान की रक्षक बनी है। तो देख के सहम जाता है और कुछ बोलता नहीं है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पूछती है घबराइए मत, आप बेचिंतित रहिए, बेफिक्र रहिए आप,
मैं आपके साथ हूँ। तो जैसे ही इतना लफ्ज़ कहती हैं तो कहते हैं कि घर वाले सब कैसे हैं, कुशल मंगल है? बोले हाँ ठीक है। फिर कहती है आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? तब इतने में वो बताता है, बोले आपसे डिवोर्स होने के बाद एक लड़की के प्रेम जाल में मैं फंस गया और वो भी धोखा देकर मेरा कैश लेकर भाग गई किसी दूसरे के साथ और मुझे पुरानी यादों के तौर तरीके आने लगे और मैं एक गम में जाने लगा। गम भुलाने के लिए मैंने सहारा लिया ड्रिंक का, स्मोकिंग का। और जैसे ही तुम्हारा डिवोर्स हुआ था 2 साल बाद मम्मी पापा भी एक्सपायर हो गए, बहन की शादी कर दी और मैं ज़्यादा ही नशे का आदी बन गया। उसी दौरान जो है कविता समझाती है, बोले आप समझदार होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद आपने कैसा डिसीजन ये लिया है, पूरा अपनी ज़िंदगी को आप बर्बाद करने के लिए तुले हो। तो वो कहते हैं आंखों में आंसू हैं, लफ्ज बनते नहीं हैं, लेकिन आत्मा और शरीर ये दिल ये चाहता है कि मुझे ये अपना लें। तो कविता जी उन्हें खाना मंगाती हैं, खाना खिलवाती हैं। खाना खिलवाने के बाद वो 10-12 दिन का इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाने के बाद जो है डॉक्टर बोलता है, बोले आपका कोई घर वाला हो तो उन्हें बुलाइए। तो रोहित बोलता है मेरे कोई घर वाले, मेरी एक सिस्टर है, मम्मी पापा मेरे नहीं हैं, मैं इकलौता वारिस हूँ। आपका जो चार्ज हुआ मैं आपका दे दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो इतने पे कविता जी मैडम बोलती हैं, जो कि उनके सीनियर डॉक्टर होते हैं, बोले सर ये मेरे हस्बैंड हैं जो 7 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था। तो वो भी शॉक्ड रह जाते हैं कि मैंने ऐसा केस लाइफ में पहली बार देखा है जिसे एक पत्नी के लिए ठोकर मारकर एक हस्बैंड ने घर से धक्के मार कर निकाला था। तुमने इस स्थिति में कितना अपना बड़प्पन दिखाया है। तो कविता कहती है, बोले सर मैं ना पति मानती हूँ, मेरी जो परंपरा है सांसारिक, मुझे जो मेरे पिताजी ने या मेरी मम्मी ने मुझे संस्कार दिए हैं, मैंने आज भी शादी नहीं की है और ये मेरे पहले पति और लास्ट पति दोनों को मैं भगवान के समान मानती हूँ। ये मेरे पहले और लास्ट पति हैं। मैंने शादी का डिसीजन कभी नहीं लिया कि मैं शादी करूँगी। तो डॉक्टर इतना कहकर वहाँ पे चला जाता है। फिर वहाँ पे वो अपने किए पर पछतावा करता है और कविता जी से माफ़ी मांगने लगता है। बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कितना दुख और ताने दिए थे मम्मी पापा के चक्कर में, दौलत की भूख के चक्कर में, उन्हें दौलत की भूख थी और मैंने कितने ताने आपको दिए थे। और आज मैं लास्ट स्टेज पर था तो आपने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मेरा उपचार किया, मुझे अच्छा किया। मैं आपका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? कविता जी कहती है जो आपके पास प्रॉपर्टी थी उसका क्या हुआ? तो इतने में ही समझा था कि कुछ तो जो लड़की जिस समय प्रेम जाल में फंस गया था वो तो आधा लेकर भाग चुकी है, आधी प्रॉपर्टी मेरे पास है। वो कागजात मैंने सेफ रखे हैं और ड्रिंक का सहारा लेकर मैं जीता हूँ। सिस्टर की मैंने शादी कर दी है। तो कविता जी कहती हैं आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था आपको होश है? बोले नहीं, मैं यारी दोस्ती में स्मोकिंग करके ड्रिंक करके वाइफ से घर के लिए रवाना हुआ था। 7 बजे का टाइम है। जैसे ही मैं रवाना हुआ मुझे कुछ देर के लिए होश था, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे कोई होश नहीं है और मुझे कौन यहाँ पे लाया था इसका भी मुझे कोई पता नहीं है। तो कविता जी कहती हैं ठीक है, आप मेरे साथ चलोगे या अपने घर जाओगे? तो इतने में ही कहता है, बोले मैं आपके साथ जाने लायक कहाँ हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आपको जो सम्मान मिलना चाहिए शादी के बाद वो तो कुछ दिया ही नहीं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके साथ अगर आप जो चाहो वो कर सकती हैं। बोले कविता जी कहती है नहीं, मैंने आपको पति मानकर शादी की थी, मेरे घर वालों ने आपके साथ 7 फेरे डाले थे और मैंने आपको पति मानकर अपने आपके घर गई थी। आपसे बहुत ही विनती की थी मैंने कि प्लीज़ दहेज के लिए मत ठुकराओ मुझे,
पैसा तो हाथ पैरों का मैल है, लेकिन मुझे दहेज के लिए मत टुकराओ। लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी और मेरी काबिलियत देखिए। मैंने उस दिन से दृढ़ निश्चय किया था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी और मैं आज डॉक्टर हूँ यहाँ पर। तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है, निराशा होता है। फिर बात समझा बुझाकर जो कविता जी उन्हें अपने घर पर ले जाती हैं, उनके घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं कि ये तो वही है जिसने हमारी बेटी को जो है थक्के मारकर दहेज के लालच में घर से निकाला था और इसे मेरी बेटी आज यहाँ पर लेके आई है। तो इतना वो कुछ बोल पाते, कविता जी साहब कह देती हैं पापा कोई बात नहीं। तो सोफा पर बैठा देती हैं। उनका भाई जो है राजेश पानी लेकर आता है और पीने के लिए देता है। पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद राजेश की तरफ को देखता है। राजेश नमस्कार करता है सर झुकाकर। तो रोहित कुछ बोलता नहीं है। वो एक उस असमंजस में पड़ जाता है, जैसे कि मान लो उसने बहुत बुरा किया हो और उसका मतलब गलती की थी, लेकिन क्षमा के लायक वो अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहा था कि मुझे शायद क्षमा मिल जाएगी। लेकिन कविता के घर वाले बहुत ही अच्छे थे, उन लोगों ने उसे क्षमा कर दिया और वो सारी जो घटना जो उसके साथ हुई थी वो कविता जी अपने घर वालों को बता देती हैं। मम्मी पापा को, भाई को अपने सब बता देती हैं। बोले इनके साथ ऐसे से हुआ था और अब ये अपने किए करे पे बहुत पछतावा कर रहे हैं। तो बोले उनके मम्मी पापा कहते हैं, बोले बेटी ठीक है जैसी आपकी इच्छा है, अगर आपको अब भी अच्छा लगता है ये लगा तो आपकी लाइफ है बेटा, हमने पढ़ा लिखा के आपको इस काबिल बना दिया। बोले पिताजी इंसान एक बार गलती करता है तो उसे दूसरा चांस देना चाहिए। अब ये कह रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मम्मी पापा वो एक्सपायर हो गए हैं, बहन की शादी कर दी है, एक कोई इंसान इसकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो इसे समझा सके ताकि अच्छे रास्ते पे ला सके। तो पिताजी मैं इसे अपना कर एक अच्छा रास्ता दिखाऊंगी, अगर अच्छे रास्ते पर ठीक सुधरता है तो ठीक है, वरना मैं शादी नहीं करूंगी और ऐसे ही रहूंगी। तो कविता के मॉम डैड मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा आपकी जैसी इच्छा है वैसा आप कीजिए। और वो जो है वहाँ से फिर चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन कॉल करके उससे बुलाती हैं, बोले आप यहाँ आइए। तो वहाँ पर वो पहुँच जाता है। फिर कहता है जो हुआ वो भूल जाइए, प्लीज़ आप मुझे अपना लीजिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी उसके बदले मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ अपनी गलतियों की। मैं नादान था जो मैं आपको नहीं समझ सका। कविता जी कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे इस तरह की रिक्वेस्ट मत कीजिए। तो कविता जी कहती है अगर मैं आपको अपने जीवन में फिर से अपनाऊं तो क्या आप ये सारी संगत छोड़ दोगे? तो वो कहता है आपकी कसम मैं सारी संगत छोड़ दूंगा, मुझे एक सहारा चाहिए, मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मैं एक ऐसे मोड़ पर जा चुका हूँ जिसपे बर्बादी है। तो कविता जी उसे अपना लेती हैं। अपनाने के बाद कविता जी अपने रूम पे रखती हैं। रूम पर रखने के बाद 15-20 दिन अच्छा वार्तालाप करता है, वो स्मोकिंग भी छोड़ देता है। दोस्तों ये कहने वाले हैं तो जो है उसे जो है दोनों का जीवन जो चलता रहता है। 1 साल बीतने के बाद जो है उनके एक बच्चा होता है जिसका नाम प्रियांश रखते हैं वो। तो मान लो इतना सुधर चुका था कविता का पति, इतना सुधर चुका था कि वो एक नेक इंसान बन चुका था। उनके बीच एक बेटा भी पैदा हुआ था, जन्म होता है उसका, काफ़ी धूमधाम से उसका जन्मदिन भी मनाते हैं वो। कहते हैं इस कहानी से मैं आपको यही प्रेरित करना चाहता हूँ, बुरा इंसान भी सुधर सकता है अगर उसे एक अच्छा इंसान मिल जाए, सही राह दिखाने वाला। तो इस कहानी में कविता ने जो किया है वो कैसा किया इसके साथ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलता हूँ मैं फिर किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।